अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जितना, अब ये 3 डेटा आ रहे हैं, ऊपर इनपुट बने हुआ, एक नाम के लिए, एक ईमेल के लिए। अच्छा, ईमेल तो हमने शो ही नहीं करवाया, तो ईमेल को भी यहाँ पे शो करवा लेते हैं, ताकि कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं कराया। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल नहीं है, सही है। तो हम यहाँ जाके अब देखो, मुझे कार्ड की बॉडी में नया डेटा चाहिए, तो यहाँ जाके हमने बोला कॉन्टैक्ट डेटा सी, कॉन्टैक्ट मतलब डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसको बोला भाई ये आपका एक सिंपल पैराग्राफ का टैग होगा, और इसके अंदर पी डॉट इनर। देखो, आप इसको यूज करने के ना बहुत से तरीके कार हैं। आप इसका टेक्स्ट नोट भी बना सकते हो, और इनर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। सही है भाई, जो आपको सही लगे ये आप कर सकते हो। तो हमने बोला भाई हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, तो भाई यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में क्या लिखूंगा, आई डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, और इस सी डेटा को उठाकर, अच्छा यहाँ पे सी डेटा आएगा ना, सी डेटा, अब सी डेटा को उठा के किसके अंदर डालना है, कार्ड की बॉडी के अंदर। तो जैसे हेडिंग को पुश करवाया कार्ड की बॉडी के अंदर, ऐसे ही इसको भी पुश करा देंगे, सी डेटा। तो अब जब हमने हिट किया तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गए। सही है भाई, ऊपर पिक्चर, नीचे उसका नाम, और उससे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। अब हम चाहते हैं कि यार ऊपर कोई इनपुट हो जिससे मैं डेटा लिखूं और एंटर करूं, तो नीचे नया डेटा ऐड हो जाए। सही है भाई, कि मकसद हम चाह रहे हैं कि भाई अब हम हमारे इन एरे में रन टाइम पे डेटा अपडेट हो रहा हो। हाँ, तस्वीरें भी चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, तस्वीरें भी, इसको एक पिक्चर कोई और लगा लेते हैं, या अभी जो हम नया डेटा डालेंगे ना, ऐसा करते हैं कि एक यूज़र रहने देते हैं, बाकी सब उड़ा देते हैं, बाकी हम खुद डाल रहे होंगे। सही है भाई, मतलब ये डेटा सही है। अब बाकी जितना भी डेटा मैं ऊपर ऐड पे क्लिक करूं, वो डेटा ऐड होता जाए। सही है भाई, तो इसके लिए हमने यहां जाकर एक क्या बना लिया, इनपुट बना लिया। सबसे पहले इसका प्लेस होल्डर एंटर नेम, एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर कॉन्टैक्ट नंबर, एंटर यूजर इमेज। तीनों की टाइप अभी कॉन्टैक्ट ही रखते हैं। सही है भाई, और उसके बाद एक बटन बना देते हैं, कौन सा, सबमिट का। और बूटस्ट्रैप वैसे लगाई है, तो यहां जाके क्लास दे देते हैं btn माइनस प्राइमरी। तो ये बटन बने आगे, और ये इनपुट फील्ड्स आ गई। और इसको हम, अच्छा है कि अगर हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस से उठाएं, भाई इनपुट भी यहीं से उठा लेते हैं। सर्च इनपुट, चले यहाँ से, सर्च के नाम से या फॉर्म के नाम से होगा ना। हम ऊपर जाते हैं, इसके अंदर कस्टमाइजेशन, सिलेक्ट फॉर्म कंट्रोलर। अच्छा, जब तक ये लोड हो जाए, अभी ये मेन है, ज़रूरी आ गया। अच्छा, तो हमारे पास इस सब को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं भाई, और यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हमें 4 फील्ड चाहिए, तो 4 फील्ड के लिए हमने ये लगा लिया, और ये बहुत ख़तरनाक बन गया। इसको सेट करने के लिए क्लासेस देख लेते हैं भाई, कॉल माइनस LG -4। तो एक हम चाहते हैं कि एक स्क्रीन में 2 आए और एक पे फुल आ जाए, या बटन को फुल कर देंगे।
तो ये आगे इस तरह करके, लेकिन ये यहाँ पे आना चाहिए था, ऐसा ही है ना भाई, कि मतलब ये नाम के लिए ये नाम के लिए आ गया, इसके सामने ईमेल का आ जाए, उसके नीचे पिक्चर आए, तो ये नीचे वाला इनबॉक्स ये हटा देते हैं। अभी 2 फील्ड्स आ गई। अब इस अच्छा नीचे वाली भी यूआई भी बहुत ख़राब हो गई है, तो इसको भी सेट करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, बोलते हैं भाई एमडी पे आप 6, एसएम पे आप 6 और 6 12 और स्मॉल पे 12, ताकि अच्छा डेटा ये कैसे लिए ख़राब है। अच्छा तो इसको हम थोड़ा सा सेंटर पे लेके आते हैं। सेंटर पे लेके आने के लिए क्या है भाई हमारे पास, मार्जिन ऑटो, और इन दोनों डिव को उठाकर इसके अंदर डाल दिया। विड्थ सेट करनी पड़ेगी भाई, विड्थ सेट कर देते हैं, विड्थ 50%, हाँ पिक्सल में तो 400 पिक्सल। मेरे ख्याल में इसके लिए हम बताऊं क्या करते हैं, विड्थ को मत लगाते हैं, इसकी जगह कंटेनर क्लास इसको देते हैं कंटेनर की, और इस पे जाके मार्जिन सेट होगा तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर जाके बोलते हैं कि भाई डिव इन इनपुट को हम इसको .12 विड्थ उसको दे दो 20%। ये बहुत बड़ा फील्ड हो गया भाई इसके अंदर तो। अच्छा तो इसको 80% करते हैं, थोड़ा सा कम हो जाए ना, अच्छा है यार, फॉर्म डिज़ाइन ही करते हैं, सही है। अच्छा यहाँ जाकर सबसे पहले एक बना लेते हैं रो, इस रो के अंदर स्टाइल इसको विड्थ देते हैं 800 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ जाकर डिव कॉल -lg -4 input 1 6 देते हैं इसको। इसको बंद करते हैं। तो ये input 1 input 2 थोड़ी सी मार्जिन देते हैं हर तरफ से 20 पिक्सल। अब यहाँ पे आकर इसके अंदर जहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है इसके अंदर बूट स्टेप का एक इनपुट उठाते हैं और इसके अंदर छेप देते हैं, ठीक है भाई। और इधर जाकर यहाँ पे भी लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी, और लास्ट पे तो बटन आएगा, ऐसे ही है ना भाई। तो इसको अभी के लिए या बटन भी उठा लेते हैं, बटन देखो, क्योंकि हमें कुछ भी खुद नहीं करना, खुद करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। जो हम कर रहे हैं ये बहुत है जो कोडिंग, अगर कोई चीज़ मिल रही है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस उठा के कॉपी पेस्ट करना जो चीज़। अब जैसे बटन है, हम यहाँ से उठाते हैं प्राइमरी वाला, तो बस ये कॉपी करो और उठा के लगा दो उधर बस। तो यहाँ पे आकर ये आ गया। अब इसकी विड्थ फुल होनी चाहिए,
इस कॉल के बाद MT-5 ठीक है भाई। तो ये नाम के आगे ये ईमेल की आ गई और ये इमेज की आ गई और ये सबमिट का बटन आ गया। तो इससे अच्छी यूआई हम तैयार करेंगे आप लोग। अच्छा भाई, तो अब इनकी आईडी सेट करनी है जो कि सबसे मेन काम है। यह आ गया नेम, दूसरे पे आ गया भाई ईमेल, नहीं दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, और तीसरी इमेज लिंक। ठीक है भाई। अब क्या है कि इस बटन पर क्लिक होने पर ऑन क्लिक सबमिट डेटा, तो एक फंक्शन हिट होगा, कौन सा, सबमिट डेटा। तो यहां जाकर सबसे लास्ट में फंक्शन सबमिट डेटा। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जाके सबसे ऊपर इसके वेरिएबल कॉल करने हैं। एक नेम का वेरिएबल है, इसका डेटा गेट करने के लिए हमने सीखा था ना भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक का नाम है नेम, दूसरा हमारे पास है कॉन्टैक्ट, तीसरा हमारे पास इमेज लिंक। अभी हम इन तीनों को कंसोल कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट वैल्यू। अच्छा, नेम जो है ना ये बाय डिफॉल्ट कीवर्ड है ना, तो ये मसले करेगा, तो इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं यूजर नेम। सही है भाई, यूजर नेम। उसके बाद यहां पर आकर कॉन्टैक्ट डॉट वैल्यू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनपुट से जब भी डेटा उठाया जाता है डॉट वैल्यू करके उठाया जाता है। अब चेक करते हैं कि ये डेटा में से ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छा, ये देखो हालात बहुत उसके बुरे हो गए हैं। ये छोटी स्क्रीन पे जाएगा ना तो बहुत बुरे हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे इसको, भाई अब ये 6 और 6 12 कॉलम हैं तो नया रो क्यों नहीं बना रहा ये। हम इसको बोलते हैं कि भाई जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये डिव बंद कर दो और ये डिव फिर से खोल दो। अब सेट हो गया। अभी छोटी स्क्रीन पे जाएगा ना तो फटेगा नहीं। सही है भाई, क्योंकि अभी क्या था, वो जो मार्जिन टॉप लगाया था वो साइड पे हो गए थे, तो हालात हमारे वैसे ही यूआई में ख़राब हैं, तो और भी ख़राब लग रहे थे ना, थोड़ा सेट करना था इसलिए सेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आकर चेक करते हैं कि सब डेटा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो सबमिट करने पे तीनों के तीनों कुछ ऐसा तो लिखें समझ भी आए। यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, इमेज लिंक। सही है, तो ये तीनों के तीनों आ रहे हैं। नेम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, इमेज लिंक आ रहा है। अब जैसे ही सबमिट करूं तो नीचे डेटा यहां शो हो जाए। ठीक है भाई, यहां पर नया एक रो बन जाए और वो डेटा सबमिट हो जाए। तो इसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसको कम करने के लिए मार्जिन 5 पिक्सल लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा, अच्छा ये मार्जिन, अच्छा ये मार्जिन लगी हुई है, इसको करते हैं 2। और ये कितनी थी, 20 थी, इसको 20 रहने देते हैं। ठीक है भाई, अब कुछ सेट हो गया। अब हमें करना है कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो होना क्या चाहिए, ये जो काम हुआ था ना ये काम दोबारा से रिपीट होना चाहिए। ऐसे ही है ना भाई, सिर्फ क्या करना है, कॉपी किया हमने, यहां से लेके यहां तक कॉपी किया,
कॉपी करके नीचे आके जहां ये लूप बन रहा है ना, यहां आके पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई। और यहां पर था आई डॉट इमेज, अब क्या आएगा, इमेज लिंक डॉट वैल्यू, ऐसे ही है ना भाई। जहां पर हम आई डॉट कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे थे, अब क्या आएगा, कॉन्टेक्ट डॉट वैल्यू। और क्या था, हाँ ये आई डॉट नेम, यहां पर क्या आएगा, यूजर डॉट वैल्यू। तो अब चेक करते हैं, असद कॉन्टेक्ट नंबर, कोई लिंक सही वाली डालते हैं ताकि डेटा भी शो सही हो। यूजर इमेज, सबमिट किया तो ये दूसरा यूजर आ गया। सही है भाई। अब मैं कोई और यूजर सबमिट, अच्छा अब मसला ये है कि ये ना हमारे पास जब पेज रिफ्रेश होगा तो ये उड़ जाएगा। अब इनको सेव करके स्टोर कर लेते हैं, नाम लिखते हैं टेस्ट और कुछ नंबर लिख दिया, सबमिट किया तो ये सबमिट हो गया। तो मतलब अब हम जब जब सबमिट करेंगे तब तब हमारे पास डेटा स्टोर हो रहेगा। सही है भाई। तो अब ये चीज हो गई। अब क्या है कि अगर हमें ये चीज करना आ गई ना, अच्छा अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, अब वो एक भाई जो स्टार्ट में थे वही रह गए, बाकी सब उड़ गया। सही है। लेकिन होना क्या चाहिए कि भाई ये सब डेटा फायरबेस में जाना, अब जाएगा जो डेटा हमने स्टोर कर लिया ये सब फायरबेस में जाएगा, फिर वहां से उठ के यहाँ पे आएगा। सही है भाई। तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि 3 इनपुट बनाने हैं, जो काम फंक्शन के अंदर हमने कराया था जब हम इसका डेटा गेट कर रहे थे, वही का वही काम इस सबमिट डेटा में कराना है कि जब जब मैं सबमिट करूं तब तब नीचे डेटा आ रहा हो। अच्छा कोशिश ये करनी कि ये इमेज की लिंक गलत दोगे ना तो कुछ इस टाइप का आएगा, तो इमेज की लिंक सही देना, वरना फिर यूआई खराब हो जाएगी। ऐसे ही है ना भाई। अब अभी हम इसके लिए कंडीशन नहीं लगा सकते जब फायरबेस यूज करेंगे, तो क्योंकि फायरबेस में इमेज पहले स्टोर होगी फिर वहां से उठ के आएगी, तो हमें फायरबेस बोलेगा भाई ये क्या है, ये कौन सी इमेज की लिंक है। तो अभी के लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई आप डेटा सही वाला इसको प्रोवाइड करोगे। ठीक है भाई। तो अब सबके पास ये काम होना चाहिए कि सबसे पहले ऊपर इनपुट बने नाम का। अच्छा अभी एक चीज और भी कर सकते हैं, ये ट्राई करते हैं। देखें मैं चाहता हूँ कि यार अगर फायरबेस नहीं है जब तक हमारे पास, तो कुछ ऐसा हल हो जो डेटा मैं लिख चुका हूँ यार वो तो स्टोर रहना। मतलब सेकंड चीज ऐसा तो होना चाहिए कि अब मैं फायरबेस लाजमी सीखूं। अब क्या है, इसका सेकंड हल होता है लोकल स्टोरेज। इसका सेकंड हल क्या है, लोकल स्टोरेज। तो अब लोकल स्टोरेज के बारे में थोड़ा सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को देख लें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है वैसे, हमने सिर्फ इनपुट की स्टाइलिंग की और हमने चेंज क्या किया, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट और इमेज की लिंक और सबमिट का बटन। यहाँ पर आकर सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, कौन सा, सबमिट डेटा। तीनों वैल्यू को सुकून से हमने कंसोल कराया। जब कंसोल हो गया कि हाँ भाई डेटा सही आ गया, तो जो काम ऊपर किया था वही काम नीचे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। और उसके बाद सिर्फ क्या किया, इमेज की लिंक में उसका नाम दे दिए जो इनपुट के नाम थे। इनपुट की वैल्यू डॉट नेम, यूजर नेम डॉट वैल्यू, कॉन्टैक्ट डॉट वैल्यू। सही है भाई। अब हम ये चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा चक्कर हो जाए, ये डेटा ऐड हो रहा है ना, ये लोकल स्टोरेज में स्टोर भी हो जाए। लोकल स्टोरेज में क्या हो जाए, स्टोर भी हो जाए। लोकल स्टोरेज में हम पूरी इस लिस्ट को, सबसे पहले तो ये लिस्ट लोकल स्टोरेज के अंदर डालेगी। सबसे पहले क्या होगा, ये लिस्ट, जो लिस्ट है ना ये लोकल स्टोरेज में, तो इसको लोकल स्टोरेज में करने के लिए, अच्छा सबसे पहले तो हमें लोकल स्टोरेज पता होना चाहिए ना। उसके लिए यहां पे जाके सिंपल बनाते हैं लोकल स्टोरेज। अब देखो लोकल स्टोरेज है क्या, डॉट सेट आइटम।
लोकल स्टोरेज किसी भी एप्लीकेशन का, अब जैसे अगर मैं आप यहाँ पे देखो, ये है ना योपमेल, इसका भी अगर चेक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, इसका लोकल स्टोरेज चेक करने के लिए एप्लीकेशन, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये डेटा अपने हिसाब से कुछ सेट कर रहा होता है अपने कैशे में। तो लोकल स्टोरेज, अब ये इसने एक बाय डिफॉल्ट जब भी यूज़र की आईडी बनती है तो उसको की बना के दे देता है, जिसकी हेल्प से ये अब मैं इस पेज पे रिफ्रेश करूँगा ना, तो इस की हेल्प से जो नाम था ये वही का वही ईमेल रहा, जो डेटा था इसका वही का वही रहा। क्यों? कि इसकी आईडी लोकल स्टोरेज के पास स्टोर है, क्योंकि पेज पे रिफ्रेश करते तो सब कुछ गया, लेकिन जब डेटा गेट हो रहा है तो इस आईडी की बिहाफ पे हो रहा है, जो आईडी ये जनरेट हुई पड़ी है। तो लोकल स्टोरेज को देखने के लिए हम लोग कैसे देखते हैं, इंस्पेक्ट में जाकर आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन का, ये आप देख रहे हो एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन में गए, उसके बाद आपके दो स्टोरेज आ रही हैं। सेशन स्टोरेज वो लोग यूज़ करते हैं जो PHP वाले होते हैं, PHP वाले सेशन स्टोरेज को यूज़ करते हैं। हम लोग किसको यूज़ करते हैं? लोकल स्टोरेज को, क्योंकि PHP में सेशन बन रहे होते हैं, यहाँ पर सेशन का सीन नहीं होता। सही है भाई? तो अब अभी तक हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि हमने इस वेबसाइट का कुछ लोकल स्टोरेज पे कराया ही नहीं है। अब हम यहाँ पे आके एक लाइन लिखते हैं, क्लास 2 के नाम से एक की बनी, इसके अंदर वैल्यू दी जावास्क्रिप्ट JS। अब जैसे ही मैं पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देख रहे हो एक की बन गई, और इसमें ये वैल्यू स्टोर होगी JS की। तो लोकल स्टोरेज ये काम करेगा कि वो आईडी, वो डेटा लोकल स्टोरेज पे अपलोड करके रख देगा। अब मैं जितनी बार भी इस पेज पे रिफ्रेश करूँ ना, मेरे पास यहाँ पर डेटा रहेगा ही रहेगा। सही है भाई? तो लोकल स्टोरेज हमें इसलिए हेल्प करता है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो मेन ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, ये उठा के लोकल स्टोरेज में डाल देना है। ये उठा के कहाँ पे डाल देना है? लोकल स्टोरेज में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे की का नाम रखते हैं मेन डेटा। सही है भाई? की का नाम क्या है? मेन डेटा, मेन ऑब्जेक्ट। अब हम अगर इसका इंस्पेक्ट करते हैं तो एप्लीकेशन में आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट, इसको हमें क्या कराना पड़ेगा? स्ट्रिंग कराने के लिए आप लिखते हो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि आपके इस डेटा के लिए लाजमी है कि ये डेटा स्ट्रिंग में हो। ये जो डेटा आपका लोकल स्टोरेज में स्टोर होता है उसकी टाइप लाजमी क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। लेकिन हम जो डेटा भेज रहे हैं उसकी टाइप क्या है? नहीं, एरे स्ट्रिंग थोड़ी हो सकता है। तो एरे को स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने एक यूज किया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेन जेसन, मेन ऑब्जेक्ट। अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये देख रहे हो 0 इंडेक्स पे डेटा स्टोर हो गया। अब अगर मैं यहां से उड़ा दूंगा ना, ये ला, यहां से मैंने ये उड़ा दिया, सेव किया, अब देखो यहां पे क्या है? खाली है ना भाई। अब हमारे पास देखो, अब मैंने अभी के लिए ये लाइन हिट नहीं करता क्योंकि अभी तो वो बाय डिफॉल्ट है ही खाली, अभी तो ये खाली है ना भाई। पेज पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है। पेज पे जब मैंने रिफ्रेश कर दिया तो डेटा हट जाना चाहिए ना भाई, लेकिन लोकल स्टोरेज से कभी भी नहीं हटेगा क्योंकि डेटा आपका स्टोर हो गया है एक बार। अब क्या करते हैं भाई, ये जो काम आपने यहाँ पे करवाया है सबमिट डेटा का, ये भी एक स्टोरेज करवाते हैं इसके अंदर। ये भी किस में करवाते हैं? स्टोरेज, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन सबसे पहले इस मेन ऑब्जेक्ट में वो डेटा उठ के आना चाहिए जो लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया है। मतलब ये ऊपर खाली, अब देखो ये खाली तो नहीं है ना भाई, ये खाली तो नहीं ना होना चाहिए क्योंकि लोकल स्टोरेज में एक डेटा पड़ा हुआ है।
तो होना क्या चाहिए, वो डेटा उठ के इसमें आ जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, var get data इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। नीचे हमने एक मेथड यूज किया था, कौन सा, सेट आइटम। सेट का मकसद वैल्यू को सेट करना। सेट करते वक्त हम दो चीजें देंगे, एक की देंगे, दूसरा वैल्यू देंगे। गेट करते वक्त ओनली वो की देंगे। यहां पे देखो, यहां पे की का नाम क्या है, मेन डेटा। और अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग गेट डेटा करेंगे तो इसके कंसोल में जाते हैं, ये आप देख रहे हो कुछ इस तरह करके डेटा आ गया। लेकिन ये तो स्ट्रिंग में है, क्योंकि जब वहां पे डेटा गया था तो कौन सी फॉर्मेट में गया था, स्ट्रिंग में। मुझे वापसी स्ट्रिंग से किस में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट या एरे को स्ट्रिंग में करने के लिए। जेसन डॉट पार्स स्ट्रिंग को एरे या ऑब्जेक्ट, मतलब उसको असल सूरत में जो चेंज करने के लिए। देखो अब फर्क आप देखना, मैं दोनों को कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग गेट डेटा, एक आ गया गेट डेटा, दूसरा आ गया जेसन डॉट पार्स। दोनों में फर्क क्या होगा, ये वाला यूं करके शो हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट की सूरत में शो हो रहा है जैसा उसके पास गया था। तो हमें कैसा चाहिए, ऐसे ना ऑब्जेक्ट। तो हमने बोला कि ये जो आपने ये वेरिएबल बनाया था ना, इसको हटा दो, ये उठाकर इसको दे दो। अब हम पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो वो यूजर आ गया जो बेचारा, जो हम पहले बना चुके थे। ऐसा ही है ना भाई, सही है भाई यहां तक। अब क्या करना है, अब हमें इस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर, इस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर नए डेटा को पुश करना है, डॉट पुश। और इसमें पुश करते वक्त हमने बोला, देखो पुश एरे का मेथड है, ये तो हमें पता है ना भाई। अच्छा यहां जाते हैं हम और इसके अंदर जाकर चेक करते हैं, इसमें की जो हमने स्टोर की थी, ये की उठाते हैं, कॉपी किया। अच्छा नाम है, कॉन्टेक्ट नंबर और इमेज है। तो डॉट पुश हमने यहां लिखा मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट कौन सा, ये जिसमें पिछला डेटा स्टोर हुआ है, उसके अंदर नया डेटा डालना है। तो नया डेटा डालने के लिए क्या है, मेन ऑब्जेक्ट डॉट पुश। और यहां जाके बोला भाई नाम होगा, नाम क्या होगा, यूजर नेम डॉट वैल्यू। ऐसे ही है ना भाई, जो इनपुट ऊपर बनाया था हमने, ये रहा यूजर नेम। इसी तरह हमारे पास कॉन्टेक्ट डॉट, पहले कॉन्टेक्ट था, कॉन्टेक्ट नंबर था, कॉन्टेक्ट, एक मिनट, हाँ कॉन्टेक्ट नंबर है ना भाई। तो कॉन्टेक्ट नंबर, और तीसरा हमारे पास था इमेज, सिर्फ इमेज। तो हमने बोला भाई इमेज लिंक डॉट वैल्यू। अब ये इस एरे में अपडेट हो गया। उसके बाद क्या करना है, जब ये अपडेट हो जाए दोबारा से इस लाइन को चला दो, दोबारा से नया डेटा उसमें सेट कर दो। सही है भाई। अब देखते हैं होता क्या, ये देखें, यहां पे आए, अब कोई लिंक उठाते हैं, यहां से यूजर्स की पिक्चर उठाते हैं, ये यहां पे डाल दी, यहां पे टेस्ट सबमिट, ये आ गया। अब मैं पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो दो यूजर ही रहेंगे। अब मैं पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरे जितनी बार यूजर ऐड होंगे, अब ये दो यूजर क्यों हो रहे हैं ये देखते हैं। अब ये आपके कितने यूजर आ गए, 3। पेज पे रिफ्रेश कर रहा हूं तो 3 क्यों रह रहे हैं, क्योंकि आपके लोकल स्टोरेज के अंदर
3 यूजर्स का डेटा स्टोर हो चुका है। सही है भाई, ये चीज समझ आई या नहीं आई? आ गई है? सही है। अब इसको आप लोग ट्राई करो, ये है थोड़ा सा मुश्किल, इतना जल्दी पता है समझ नहीं आती। जी जी, जेसन और जो आपके पास बाय डिफॉल्ट डेटा आता है ना, वो आपके पास जेसन फॉर्मेट में आता है। अब क्योंकि आप जब कोई भी डेटा को यूज करते हो, उसमें एरे भी हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जेसन क्या करता है, खुद उसको वैलिडेट करता है कि भाई डेटा आपका एरे होगा या फिर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट की नोटेशन होगी, जिस टाइप का भी डेटा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक कर्ली ब्रैकेट के साथ ही होगा। जेसन में एरे भी डेटा आएगा, ये डेटा भी आ सकता है, मतलब कर्ली का भी डेटा आ सकता है, एरे के भी आता है, वो खुद उसको हैंडल करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट में ओनली ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट वाला डेटा आएगा। जी जी, हमने तो ये खुद वो उसको पहचानता है ना। ये देखो, जब मैं इसको स्टोर कर रहा हूं डॉट पुश, अब डॉट पुश किसका मेथड है? एरे का, ऑब्जेक्ट का मेथड तो नहीं है, एरे का है। तो उसको हम खुद बता रहे हैं कि एरे है, उसमें जगह नया डेटा क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। और जब वो डेटा स्टोर करता है, यहाँ देखो, जब हमारे पास डेटा जब स्टोर हो रहा है, तो ये आपका बाहर क्या एरे लगा हुआ है, अंदर ऑब्जेक्ट है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप क्या हुई, एरे हुई। इसकी फॉर्मेट जेसन है, इसकी फॉर्मेट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, उसको आप लेकिन बोल सकते हो, लाजमी नहीं कि एरे। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में एरे के अंदर भी अगर एरे होगा, एरे के अंदर भी एरे और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो वो भी एक जेसन फॉर्मेट है। क्योंकि लाजमी नहीं कि सिर्फ एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब आपका डेटा कभी देखो, आपको इस टाइप का भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर एरे, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक जेसन फॉर्मेट है। जेसन फॉर्मेट मतलब वो खुद पहचानता है। अब ये कहाँ पे हो सकता है, मिसाल के तौर पर आप एक MCQs की आपने बनाई है, वेबसाइट बनाई है, सवाल नंबर 1 के अंदर, अब फर्स्ट सवाल के अंदर उसका सबसे पहले आ गया क्वेश्चन, उसके बाद आ गया उसका आंसर कि भाई ये आंसर, और तीसरा आएगा ऑप्शन। अब ऑप्शन फिर से ये आएगा, एरे होगा कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो अब ये डेटा कैसे बना, बाहर भी ऑब्जेक्ट, फिर अंदर फिर भी ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर फिर एक एरे। तो ये भी फॉर्मेट जेसन है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पास, ये वाला ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर आप ये लोगे तो ये एक अलग से ऑब्जेक्ट है। जेसन फॉर्मेट वो पूरी की पूरी कि डेटा पूरा आपका जेसन फॉर्मेट में। और जेसन फॉर्मेट में जब भी की को बनाए, अब देखो यहाँ पे आप जब आओगे ना, जब भी आपकी कीज जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपने डेटा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, मतलब आपकी जो कीज है वो स्ट्रिंग में नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जाकर आप नई फाइल बनाओ, न्यू डॉट जेसन, अब क्या है कि अगर मैंने इसमें कोई की डिफाइन कर दी, नेम, यहाँ ये फटने स्टार्ट हो जाएगा। क्यों कि इसको कीज भी स्ट्रिंग में चाहिए, जेसन की की भी स्ट्रिंग में होती है, क्योंकि इसको पता है कि भाई मेरे पास अब ये खाली ब्रैकेट है ना, यहाँ पे मैं खाली ब्रैकेट लगाऊं तो मसला नहीं है भाई। एक खाली ब्रैकेट, ये खाली ब्रैकेट बोल रहा हूँ, खाली कोमा ये लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये बोल रहा है क्यों भाई, क्यों एक्स्ट्रा कोमा दिया है मुझे। तो ये जेसन फॉर्मेट है जो वो खुद पहचानता है, क्योंकि इसको हर चीज खुद हैंडल करनी है। तो जेसन फॉर्मेट मतलब, अब देखो अगर हम इसी सवाल की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास कैसे होगा, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन का पूरा एक एरे बना हुआ है कि भाई इसके अंदर आपके पास एक एरे, इसके अंदर क्वेश्चन की आईडी पास किया आपने, या इसका आंसर, या ऐसा करो, इसको आपने ये दिया क्वेश्चन टेस्ट आंसर, और इसको जब आप इसको बनाते हो ना तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम ये जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं बनाना, वो कीज को खुद ब खुद जब स्ट्रिंग करना होगा सबको स्ट्रिंग मार देगा, जब पार्स करना होगा तो स्ट्रिंग से निकाल के वापसी कर लेगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पे अगर हमारा कोई जावास्क्रिप्ट का डेवलपर हो
वो तो बोलता है ना कि भाई ये लिखो ना लिखो, मसला ही नहीं है। जो अभी मैंने क्लास में करवाया थोड़ी देर पहले, ऊपर जो करवाया था ये वाला, कि भाई आप लगाओ ना लगाओ, तो ये ऑब्जेक्ट था, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट था। जेसन में आपकी कीज भी जेसन फॉर्मेट में होंगी, स्ट्रिंग में होगा, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं होगी। तो इसको आप, ये यूज बहुत सी जगह पे होता है और बहुत मेन है जेसन भी। ऐसा नहीं कि जेसन, क्योंकि ये तो सिंगल एक यूजर का डेटा है, जब मल्टीपल यूजर्स होता है तो वो जेसन फॉर्मेट में होता है डेटा आपका। सही है भाई? अच्छा, तो अब ये रहा कोड, आप लोग ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। और जिनके ऊपर से किया जेसन, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम लोग पूरी एक क्विज ऐप की एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वो इजीली हो जाएगा। जिसके ऊपर से जा रहा है भाई बोलो, हमारे लिए नहीं है। टेंशन नहीं लेनी। हाँ हाँ, मैं ये कोड गिटअप पर, बाकी इस कोड को ट्राई करके ये जैसे आपको देखो लोकल स्टोरेज को, इसमें 3 ही मेथड है, सेट आइटम, गेट आइटम, डॉट क्लियर। डॉट क्लियर वो अब तक हमने नहीं किया, ताकि लोकल स्टोरेज से रिमूव कर दे। अगर हमें सेव, हाँ डिलीट कराना। अब देखो फर्क है कि भाई क्यों डिलीट कराना है। आपकी लोकल स्टोरेज पे एक आपने ऐसी वेबसाइट बनाई है जो आईडी आपके लोकल स्टोरेज से आ रही है, उस आईडी को एक्सेस करने के लिए हम लोकल स्टोरेज से डेटा उठाते हैं। जब उसको डिलीट करते हैं तो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब नया यूज़र लॉगिन होगा तो पिछले का डेटा तो उड़ जाना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं ना कि फेसबुक के अंदर एक ही यूज़र के पास, आपके भाई के पास आपके मैसेज भी आ रहे हैं, और आपके पास मतलब आपने अपनी ऐप, वो अपनी आईडी को भाई के सिस्टम में ओपन कर लिया, तो फेसबुक ने आपका डेटा डिलीट किया जब आपने लॉग आउट कर दिया था। ऐसा ही है ना भाई। आप क्या कर रहा था, क्या कर रहा था?